Hello everyone, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering classes. Dear students, we have studied about rise of Magad and we have studied about the prominent dynasties which had been in the rule of Magad, as we have discussed about Haryaka dynasty, Bhadrath dynasties, Shishunag dynasties and Nanda dynasties, and these dynasties had been in the rule of Magad. तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस प्रकार से मगध राइज होता है और मगध में कौन कौन से वंश शासन करने के लिए आते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फॉरेन इन्वेजन विच वाज स्टार्टेड एट दैट पीरियड टू इंडियन रीजन्स. भारत के क्षेत्रों पर उस समय जो विदेशी आक्रमण शुरू हुए थे उनके बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में समझेंगे. चलिए देखते हैं. फॉरेन इन्वेजन, पहले इसका एक बेसिक थ्योरी समझते हैं. फॉरेन इन्वेजन क्या है? फॉरेन इन्वेजन क्या है? देखिए, अगर हम देखते हैं तो फॉरेन इन्वेजन जब लोग कहीं से एक दूसरी जगह पर माइग्रेट करके पॉलिटिकली एक्वायर करते हैं उसको फोर्सफुली, उसको हम लोग इन्वेजन्स या आक्रमण कहते हैं. तो इतने आक्रमणकारी या आक्रांता इस भारत भूमि की ओर आक्रमण क्यों कर रहे थे? उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इंडिया वाज द लैंड ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेस. भारत में सभी प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे. तो इंडिया वाज द लैंड ऑफ रिसोर्सेस एंड द सराउंडिंग पीपल्स एंड द ग्रुप्स विच वर हैविंग द प्रॉब्लम लैक ऑफ रिसोर्सेस, they wanted to acquire more and more resources by making invasion to India. वे भारत पर आक्रमण करके ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को एकत्रित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया. ये बहुत कॉमन सी बात है. लेकिन किसी भी राजनीतिक स्थान, किसी भी स्थान पर आक्रमणों का खतरा कब प्रारंभ हो जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी किसी क्षेत्र में डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी वहाँ राजनीतिक रूप से कोई एक शक्ति ना होकर के कई शक्तियों में बटा होगा क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्र को बहुत कमज़ोर माना जाता है. और यह पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑलवेज वेलकम्स इन्वेजन, क्योंकि अगर किसी का आक्रमण होगा तो वो आसानी से इस क्षेत्र पर हम अटैक करके उसको एक्वायर कर सकता है, फिर इस पर भी कर सकता है, फिर इस पर भी कर सकता है. अगर हम इस पूरे डिसइंटीग्रेशन को पावरफुल इंटीग्रेशन में बदल देते हैं, इस प्रकार से ये पावरफुल इंटीग्रेशन हो गया, तब यहाँ पर कोई भी आक्रमणकारी, कोई भी इन्वेडर्स सफल नहीं हो सकेगा. उसको वापस जाना पड़ेगा इतने बड़े रीजन्स में जहाँ पर यूनिटी है. तो पॉलिटिकल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑलवेज एस्केप एनी स्टेट फ्रॉम इन्वेजन्स. वो किसी भी स्टेट को आक्रमणों से बचाती है. एंड पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑलवेज वेलकम्स पॉलिटिकल इन्वेजन्स. तो राजनीतिक आक्रमणों को वो न्योता देते हैं, राजनीतिक आक्रमणों को बुलाते हैं. अब हम इन्हीं आक्रमणों की परंपरा को समझते हैं भारत के संदर्भ में. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, तो हम इंडियन कल्चर में ये देखते हैं कि भारत पर आक्रमणों की परंपरा कब से शुरू हुई. हमको देखना है कि प्राचीन भारत पर आक्रमण कैसे प्रारंभ हुए. तो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं कि कौन कौन से आक्रमण शुरू हुए. इन्वेजन्स टू एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण. प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण. प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन्स टू एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानी पर्शियन राजाओं के द्वारा किया गया, पहला आक्रमण. इसके अलावा ये असफल हो गया. दूसरा सफल आक्रमण किया गया यूनानी ग्रीक राजाओं के द्वारा. प्राचीन भारत पर ये दो लोगों द्वारा किए गए सबसे प्रमुख आक्रमण हैं जिनको हम लोग समझते हैं. ठीक है, लेट अस सी. पर्शियन इन्वेजन्स यानी कि ईरानी आक्रमण. भारत पर विदेशी आक्रमणों की प्रारंभ
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही माना जाता है, जब ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन द 6th century BC, Persian or the Iranian Persians began their eastward and westward invasions. The northwestern part of India, which was wealthy, did not have any powerful kingdom. ऐसा कि मैंने आपको बताया था, किंगडम लाइक मगध, उसके पास उस समय मगध जैसा कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं था। टू ब्रिंग द एंटायर रीजन अंडर द ऑर्गेनाइज्ड किंगडम, तो ऐसा नहीं होगा, डिसइंटीग्रेटेड होगा तो कोई भी आक्रमण करेगा। देयर वर मैनी स्मॉल प्रिंसिपलिटीज हु वर फाइटिंग विथ ईच अदर, तो सारा का सारा नॉर्थ इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, और वे सारे किंगडम्स एक दूसरे से, छोटे छोटे स्टेट्स थे, महाजनपद थे, वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनके इसी आपसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण से ईरानियों ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। हखामनी रूलर्स, Achaemenides, जिसको हिंदी में कहते हैं हखामनी रूलर्स ऑफ ईरान took advantage of the political disunity in the regions and began their invasions. समझ गए? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता और राज्यों के मध्य आपसी संघर्ष के कारण से ईरानियों ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और ये पॉलिटिकल डिसयूनिटी ने ही आक्रमणों को सफल बनाने के लिए अवसर प्रदान किए। तो यहाँ से पहले हमको याद रखना है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो यहाँ पर आक्रमण करने वाले लोग कौन थे? हखामनी वंश के लोग, हखामनी वंश के शासकों ने इस पर आक्रमण किया। ठीक है, और इन आक्रमणों का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, ये भी आप समझ गए, राजनीतिक अस्थिरता थी, इस कारण से उन्होंने आक्रमण किया। अब ये देखते हैं इस वंश के कौन कौन से राजाओं ने आक्रमण प्रारंभ किया। देखिए, पहला आक्रमण हमको मिलता है ईरानियों का। इट वाज इन्वेडेड इन ऑलमोस्ट 558 BC, 558 BC में किया गया। साइरस ने किया, जिसे कुरुस भी कहा जाता है, इसको कुरुस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कुरुस एंड साइरस वाज द फाउंडर ऑफ Achaemenides empires in Iran. The Persian invasion of India was first led by him. He invaded the Indian borderland and captures the Gandhara regions. वो गंधार के regions तक पहुंच गया। Cyrus invaded as far as the river Indus, and the Indian tribes living to the west of river submitted to him. बेहस्तून inscription, ये बेहस्तून एक अभिलेख है, रिकॉर्ड है, mentions that all the regions conquered by Cyrus in India was brought under the Strapi of Gandhar. Strapi means the province and Strap was the provincial governor in the ancient Persian Empire. और इस पूरे सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर एक ईरानी एम्पायर का एक छोटा सा गवर्निंग रीजन्स स्थापित हो गया साइरस के टाइम पर। और यह एकमेडी साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने ही भारत पर आक्रमण किया। तो किस शासकों ने, इसको हखामनी भी कहते हैं, मैंने अभी बताया था, हखामनी वंश के शासकों ने इस पर शासन किया, और ये शासन आक्रमण बहुत सफल हुए, और भारत में जो सिंध नदी है उसके पश्चिमी क्षेत्रों पर ईरानियों का कब्जा प्रारंभ हो गया। तो कुरुस वाज द फर्स्ट इन्वेडर्स of ancient India, belongs to Iran, and his dynasty was Hachemeni or the Achaemenides dynasty, जिसने उस पर शासन करना शुरू किया। नेक्स्ट, पर्शियन आक्रमणों की जो परंपरा है, वो सीरीज है, उसके बाद भी चलती रही। डेरियस वाज नेक्स्ट किंग, डेरियस वाज नेक्स्ट किंग हु इन्वेडेड इन इंडियन रीजन्स। ही वाज द सन ऑफ साइरस, वो साइरस का बेटा था, और उसने उसको ये दे दिया कंक्रेट टू द इंडियस रीजन्स, और इसके बेटे का बेटा था वो, ही वाज ग्रैंडसन। ठीक, और इसके आक्रमण हुए 516 BC में, और इसके आक्रमण का रीजन कौन सा था? पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध,
मतलब सिंध के पश्चिमी क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया और इन आक्रमणों में छोटी छोटी पर्शियन कॉलोनियों को बसाना शुरू कर दिया, है ना। और इस आक्रमणों से भारत और ईरानियों के बीच में पहला राजनीतिक संपर्क स्थापित हुआ, यानी पॉलिटिकल जो मिक्सअप है वो उन ईरानियों के बीच में और भारतीयों के बीच में पहली बार शुरू हुआ, क्योंकि वो लोगों ने सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपनी कॉलोनियां बना करके रहना प्रारंभ कर दिया था। तो ईरानी कल्चर इंडियन कल्चर के साथ पहली बार मिक्स्ड हुआ और मर्ज हुआ, ठीक है। और इसने एक बहुत अच्छा काम किया डेरियस वन ने कि इंडियंस वर एम्प्लॉयड इन द पर्शियन आर्मी, पर्शियन आर्मी में भारतीयों को रिक्रूट कर लिया गया। इसके अलावा डेरियस एक्सप्लोर्ड द इंडस वैली सेंडिंग अ नेवल एक्सपेडिशन अंडर स्काईलैक्स। इसने एक नौसेना का एक वो दूतमंडल भी भारत में भेजा, ये पता लगाने के कि भारत में सिंध नदी के आसपास के रीजन्स पर एक्सप्लोर करके किस प्रकार से वहाँ पर शासन किया जा सकता है, कौन कौन से रिसोर्सेस वहाँ मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ईरानियों ने भारत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया है। Here you have to keep in your mind only who was the first Iranian or the Persian king who made his successful invasion to India. That was Cyrus, or that is called Kurush, and he belongs to the Hakamani dynasties. After him, Darius I. Darius first became successful in Indian regions to invade it easily. तो वो डेरियस के टाइम पर कम हुआ एंड डेरियस वाज द इरानियन किंग हु रिक्रूटेड मैनी इंडियंस टू द आर्मी ऑफ पर्शियन। उसने पर्शियन आर्मी में भारतीयों को भी भर्ती करना शुरू कर दी। यहाँ आप देखेंगे दो कल्चर एक दूसरे के साथ मिक्स होते जा रहे हैं और मर्ज होते जा रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट डेरियस कि इसने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अपनी कॉलोनियाँ बनाई और भारत इंडो ईरानी कल्चर का मिक्सअप शुरू हुआ। After Darius, there was Xerxes, that is called Xerxes. Xerxes was another Persian ruler who made their successful invasion to Indian regions. और इसके टाइम पर इंडिया के नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट में सिंध नदी के किनारे बहुत सारी पर्शियन यानी कि ईरानी कॉलोनियाँ बस गई थी और वहाँ पर वो आसानी से अपना शासन कर रहा था। ये सब जब भारत में ईरानी कॉलोनियाँ शासन के लिए बस गई थीं, इसका मतलब ये था कि भारत में ईरानियों ने ही पहली बार विदेशी कल्चर के रूप में इंडिया से कॉन्टैक्ट किया। द फर्स्ट फॉरेन कल्चर केम इन कॉन्टैक्ट विथ इंडियन कल्चर वाज पर्शियन कल्चर। तो पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर पर भी देखा गया, कॉइन्स पर देखा गया, कॉइन्स देखने को मिले हमको। तो ईरानी कल्चर से भी हमको पहली बार मिक्स कल्चर इंडिया में इमर्ज हुआ। जर्क्सी जब नॉर्थ इंडिया के रीजन पर शासन कर रहा था, जेरेक्सीज, तो उसके टाइम पर यह देखा गया कि ग्रीक लोगों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। तो भारत पर पहला शासन तो आपको पता है किसने शुरू किया था, तो भारत में पहला शासन शुरू किया था ईरानियों ने। उसके बाद नेक्स्ट जो शासन शुरू हुआ वो किसने शुरू किया, इन्होंने ग्रीक लोगों ने किया। ग्रीक यानी कि यूनानियों ने शासन करना शुरू किया। ईरानियों का जो मेन क्षेत्र था जहां वो शासन करते थे वो था उनका किंगडम ऑफ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया एथेंस का जो किंगडम था वहाँ के वो शासक हुआ करते थे और वहाँ पर मैसिडोनियाई जो किंग थे फिलिप, उन्हीं फिलिप का बेटा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। और फिलिप ने अपने कोर्ट में अपॉइंट किया था अरिस्टोटल को। तो अरिस्टोटल अलेक्जेंडर के मेंटोर थे। अलेक्जेंडर अरिस्टोटल के अरिस्टोटल अलेक्जेंडर के मेंटोर थे, ऐसे समझिएगा। देखिए मैसिडोनिया, अब मैसिडोनिया के राजा हैं फिलिप। फिलिप का सन है जिसका नाम है अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। इस सिकंदर के जो मेंटर थे उनका नाम था अरिस्टोटल, इनको कहते हैं अरस्तु। अरस्तु ने इसको बहुत सारी टीचिंग्स दी लाइफ के लिए। तो अरस्तु को सिकंदर का मेंटर या गुरु माना जाता है। और अरस्तु मैसिडोनिया के राज्य में थे, एथेंस के राज्य में थे, वहाँ से इनको वो कुछ ना कुछ सिखाते थे। एट दैट टाइम इंडिया वाज सिचुएटेड इन दिस डायरेक्शन। सो अलेक्जेंडर स्टार्टेड टू मूव टू इंडियन रीजन्स। अलेक्जेंडर इंडिया के रीजन में आना प्रारंभ करते हैं एंड अलेक्जेंडर स्टार्टेड टू मूव हिज जर्नी बाय दिस रूट। His route was land route completely. When he was moving rapidly towards that particular regions, he had two different commanders. सिकंदर
जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उनके पास 2 योग्य कमांडर हुआ करते थे। एक का नाम था सेल्यूकस और एक का नाम था फिलिपोस। इन 2 कमांडर के साथ सिकंदर तेजी से भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। जब सिकंदर यहाँ पर पहुंचा भारत के क्षेत्रों पर, तो उसकी सबसे पहले जो मुलाकात होती है वो किससे होती है? सिकंदर की मुलाकात गंधार एक राज्य था जिसमें तक्षशिला था, तो गंधार राज्य के राजकुमार से, जिसका नाम था आम्भी। गंधार के प्रिंस का नाम था आम्भी। तो आम्भी से उनकी मुलाकात होती है और आम्भी अपना पूरा हेल्प सिकंदर को करने को तैयार होता है। इसका मतलब ये था कि आम्भी ने सिकंदर के साथ हाथ मिला लिया और ये कहा कि आप भारत के जिस भी रीजन पर हमला करेंगे हम आपकी उसमें सहायता करेंगे। और आम्भी को ये पता था कि सिकंदर जब भी कहीं किसी स्टेट को, नए रीजन्स को जीतते हैं तो सिकंदर उसकी जिम्मेदारी अपने मित्रों को या अपने सहयोगियों को दे देते हैं, वो डायरेक्टली वहाँ पर शासन नहीं करते हैं। तो आम्भी जो राज्य था गंधार का, उसके बगल में पोरस का राज्य था, तो पोरस और आम्भी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। तो पोरस को पराजित करने के लिए आम्भी ने सिकंदर के साथ हाथ मिलाया, सिकंदर के साथ एग्रीमेंट किया और सिकंदर ने आम्भी की सहायता से पोरस पर आक्रमण किया। सिकंदर अपनी सेना लेकर के पोरस के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए चला गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये रीजन है। अब यहाँ पर आ गया सिकंदर, अलेक्जेंडर। और सिकंदर जैसे ही इस रीजन में आ रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात होती है पर्शियन लोगों से, ईरानी राजाओं से। और ईरानी राजा कौन से थे? जैक्सीज थे। जैक्सीज और सिकंदर के बीच में पहला बैटल होता है, उसको कहते हैं अरावेला का युद्ध। अरावेला का युद्ध, ठीक है। ये अरावेला का युद्ध होता है और ये होता है 331 बीसी में। इस बीसी में सिकंदर की सेनाओं ने जरक्सीज को ईरानी कॉलोनियों पर अपना अधिकार कर लिया। तो भारत में जब पर्शियन आक्रमण से, ईरानी आक्रमण से जो नई नई कॉलोनियाँ बस गई थी, उन कॉलोनियों पर इन लोगों का शासन था। उन सारी कॉलोनियों को फिर से यूनानियों के द्वारा सिकंदर के टाइम पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया गया। यानी सिकंदर का भारत में प्रवेश करने के लिए पहला युद्ध अरावेला का लड़ा गया था 331 बीसी में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ अरावेला 331 बीसी में, बिटवीन पर्शियन किंग जरक्सीज एंड अलेक्जेंडर और जरक्सीज के बीच में ये युद्ध हुआ। इसके बाद सिकंदर का आना होता है भारत में और सिकंदर की भारत में मुलाकात होती है अलेक्जेंडर प्लस आम्भी। आम्भी आपको पता है गंधार स्टेट का प्रिंस था। ही हैड कॉन्फ्लिक्ट विथ पोरस। पोरस के साथ उनका झगड़ा होता है एंड देयर वाज ए बैटल इज पॉपुलरली नोन एज, बैटल हुआ था झेलम नदी के किनारे। झेलम, तो झेलम नदी के किनारे बैटल हुआ और उस बैटल में सिकंदर की सेना ने इसकी सेना को पराजित कर दिया। झेलम नदी का दूसरा नाम बितस्ता है, इसलिए इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ बहुत दलदली भूमि है इसलिए इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध झेलम नदी या बितस्ता नदी किनारे लड़ा गया सिकंदर और पोरस के बीच में। ये युद्ध बहुत फेमस है प्राचीन आक्रमणकारियों में। इन आक्रमणकारियों में सिकंदर ने इस युद्ध के बाद ही भारत की सीमा में प्रवेश किया और भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने की योजना बनाई। सिकंदर जब इस युद्ध में विजयी हो गया, अपने सेनापति जिनके नाम थे सेल्यूकस निकेटर और फिलिपोस, इन दोनों की सहायता से विजय हुआ, तो सिकंदर ने अपने जितने भी क्षेत्रों पर जीता था और पोरस का राज्य जो जीता था, इसमें से पोरस राजा की बहादुरी के कारण से ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी एंड ब्रेवशिप फॉलोड बाय किंग पोरस। ही डिसाइडेड टू गिव हिज स्टेट बैक टू हिम इवन आफ्टर विक्ट्री। सिकंदर ने जीतने के बाद भी पोरस से उसका जीता हुआ राज्य उसको वापस लौटा दिया। पोरस को जब राज्य वापस लौटा दिया तो सिकंदर और पोरस के बीच में मित्रता भी हो गई। सिकंदर ने भारत के क्षेत्र में, अलेक्जेंडर ने भारत के अन्य क्षेत्रों में बढ़ने का प्रवेश किया
तो सिकंदर जब भारत के क्षेत्र में बढ़ने का प्रवेश कर रहा था तो सिकंदर की सेना के लोगों ने आगे आने वाली ब्यास नदी, ब्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया। सिकंदर के सैनिकों ने, उस रीजन में बहुत सारी दलदली भूमियाँ थी, आप जानते हैं वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, उसमें इंडस भी है, चेनाब भी है, रावी भी है, ब्यास भी है, सतलज भी है, तो इतनी सारी रिवर्स फ्लो होती थी। उस रीजन में दलदली था और उस दलदली क्षेत्र में नदियों को पार करना किसी भी सेना के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, सामान वामान बहुत सारे बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, इसलिए वो उसमें नदियों को पार करने से बचते थे। और यहाँ सिकंदर की सेना को कई नदियाँ पार करनी पड़ी। तो सिकंदर जब सारी नदियों को पार करते हुए आया तो ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना ने डिनाइड कर दिया। डिनाइड एज हिज आर्मी डिनाइड टू क्रॉस द रिवर ब्यास, अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू गो बैक। सिकंदर ने वापस जाने का फैसला लिया और सिकंदर यहाँ से वापस के लिए निकल गया। व्हेन ही वाज गोइंग टू हिज बैक जर्नी, लेकिन जब वो वापस जा रहा था उससे पहले उसके सेनापति फिलिपोज की डेथ हो गई थी। फिलिपोज की डेथ हो गई थी। अब फिलिपोज की डेथ के बाद उसके पास सेल्यूकस निकेटर बचा हुआ था, तो उसने अपना जीता हुआ क्षेत्र जो पर्शिया के क्षेत्रों से जीता था उसको बैक्ट्रिया कहते थे, उस बैक्ट्रिया के क्षेत्र को पूरा का पूरा उसने किसको दे दिया, अपने सेनापति को दे दिया और वापस चला गया। जब सिकंदर वापस जा रहा था तो वापस जाते समय बेबीलोन में बीमार हुआ, ईरान के बेबीलोन में, और वहीं उसकी डेथ हो गई 323 बीसी में। 323 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन भारत के क्षेत्रों पर ग्रीक प्रभाव आ गया था, क्योंकि ग्रीक कमांडर्स ने, सेल्यूकस ने जिन जगहों पर कभी ईरानियों का शासन था वहाँ ग्रीक शासन को स्थापित कर दिया था। इस प्रकार से भारत में ग्रीक कल्चर स्थापित हो गया था। तो भारत की संस्कृति से मिक्स होने वाला पहला कल्चर कौन सा था? वो कल्चर आपको समझ में आ गया कि पहला ईरानी कल्चर था, पर्शियन कल्चर था। दूसरा भारत के प्राचीन कल्चर से मिक्स होने वाला कल्चर कौन सा था? ग्रीक कल्चर था। और इस ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं। तो यूनानी कल्चर बहुत लंबे समय तक भारत के साथ संपर्क में रहा, इस कारण से भारतीय और ग्रीक कल्चर, यूनानी कल्चर है वो एक दूसरे से मिक्स हो गया जिसको हिंद यूनानी, भारत यूनानी या फिर इंडो ग्रीक कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक कल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये कल्चर भारत में मिक्स हो गया। अब चलिए सिकंदर पर एक बार और देख लेते हैं, सिकंदर का मूवमेंट कैसा था, देखते हैं। सिकंदर, सिकंदर यूनानी है, ठीक है, और ये जब इंडिया में आता है 331 बीसी में, तो यहाँ पर इसका झगड़ा किससे हो जाता है? इसका झगड़ा हो जाता है, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके साथ हो जाता है? ये होता है पर्शियन किंग ज़ेरेक्सिस के साथ। और यहाँ होता है 331 बीसी में बैटल ऑफ ओरावेला, बैटल ऑफ ओरावेला। सिकंदर आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे जाता है तो यहाँ 326 बीसी में, 326 बीसी में यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है किससे? ये मिलता है, किससे लड़ता है? उनका नाम है पोरस, पोरस से लड़ता है, ठीक है, और इसको कहते हैं बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ बेतस्ता, बैटल ऑफ बेतस्ता के नाम से भी उसको जानते हैं, और हाइडे स्पीच भी कहते हैं, हाइडे स्पीच का बैटल भी इसको कहते हैं, तीन नाम से उसको जानते हैं। इसके बाद सिकंदर आगे मूव करता है, और आगे मूव करता है तो यहाँ पर 324 में उसकी सेनाएं ब्यास नदी के पास पहुँचती हैं, ब्यास रिवर, और ब्यास रिवर को पार करने से उसकी सेनाएं डिनाइड कर देती हैं, है ना, मना कर देती हैं, जिस कारण से सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। और सिकंदर यहाँ से वापस जाना शुरू करता है व्हेन ही रीच्ड इन द रीजन ऑफ पर्शिया। यहाँ पर पहुँचता है कौन से रीजन में? पर्शियन रीजन में जब वो पहुँचता है, पर्शिया,
वहाँ बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है सिकंदर की 323 बीसी में। 323 बीसी में उसकी डेथ हो जाती है सिकंदर की वापस जाते समय। तो ये सिकंदर का डायरेक्शन है, सिकंदर के आने का। सिकंदर ये जाने का डायरेक्शन है। सिकंदर यहाँ से वापस जाता है, यहाँ उसकी डेथ हो जाती है सिकंदर की। तो सिकंदर के बारे में जाना जाता है कि अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, उसने भारत में टोटल कितना टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर को बताना चाहिए, ही स्पेंट 19 months इन इंडिया। भारत में उसने 19 माह व्यतीत किए। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा। तो सिकंदर भारत में रहा कितने समय तक? 19 माह तक रहा। ठीक, कहाँ उसका जन्म हुआ है, फिर कहाँ जाकर के उसकी डेथ हुई है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा सिकंदर के सेनापति, कमांडर्स, उसके कमांडर हमको दो ही मिले हैं। दो ही कमांडर उसके बहुत फेमस थे, सेल्यूकस और फिलिपोस। फिलिपोस की डेथ हो गई इंडियन एक्सपीडिशन में। सेल्यूकस कंटिन्यूड आफ्टर सिकंदर। सेल्यूकस सक्सीडेड ऑल द रीजन्स ऑफ अलेक्जेंडर। सेल्यूकस ने ही सिकंदर के जीते हुए प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। ये उसका कंसेप्ट था। अब देखते हैं अलेक्जेंडर के बारे में।